हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सिद्धार्थ वाजपेयी है और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है रैंक सिक्योर आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। हम लोग क्लास 11 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी डिस्कस कर रहे थे। तो उसमें हम लोग जो चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है, ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम लोग ऑलरेडी इसमें दो थ्योरीज पढ़ चुके हैं। पहली थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जो किसने दी थी, अल्फ्रेड वैगनर ने। और दूसरी थ्योरी कौन सी थी, कन्वेक्शन करंट थ्योरी, जो किसने दी थी, आर्थर होम्स ने। दोनों थ्योरीज में मैंने बहुत आपको समझाने की कोशिश करी है, एक एक बेसिक चीज़ समझाने की कोशिश करी है। प्लीज़ अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखे तो आप वीडियो को जाके देखें। देखिए, मैंने लास्ट वीडियो में भी ये बोला था आपसे, आज भी ये चीज़ बोल रहा हूँ कि उस वीडियो की जो लेंथ है ना, उसको देख के वीडियो मत जज करो कि भाई ये 50 मिनट का है, ये 52 मिनट का है, तो इतना ज़्यादा ऐसा क्या है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में। तो इनका मैंने उसमें कोई एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं दी है, मैंने उसमें कोई पीएचडी नहीं करवाने की कोशिश कर रहा हूँ तुमसे, ना ही कोई ऑप्शनल ज्योग्राफी का उसमें कोई कॉन्सेप्ट बिल्कुल इंक्लूड करा है। मैंने केवल और केवल एनसीईआरटी आपको एलेबोरेट करके बताई है। उसमें एक भी किसी दूसरे सब्जेक्ट की अगर इंटरलिंकिंग हो रही है, फॉर एग्जांपल फिजिक्स केमिस्ट्री की या किसी और सब्जेक्ट की, तो मैंने उसके भी पर्याय आपको उसके भी अर्थ बताने की पूरी कोशिश करी है। तो यही सब जब एड ऑन आप करेंगे ना, तो एक छोटी सी थ्योरी जो है वो काफ़ी बड़े में तब्दील हो जाएगी। ठीक है, तो प्लीज़ उसको जाके देखें। वो 50 मिनट आपको बहुत फ़ायदेमंद साबित होने वाले हैं आपके लिए। ठीक है, खैर, तो आज हम लोग बात करेंगे अपनी एक नई थ्योरी के बारे में, जिसका नाम है सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। देखो, हम एक के बाद एक थ्योरी क्यों पढ़ते आ रहे हैं, सीधी सी बात है कि जब तक हमको हमारे सारे प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल जाता, तब तक एक ना एक ज्योग्राफर आएगा और वो अपनी एक परिकल्पना पेश करेगा। हम उसकी परिकल्पना को बहुत ज़्यादा काटने की कोशिश करेंगे। जिस समय हम साइंटिफिकली उसको क्रिटिसाइज नहीं कर पाएंगे, तो वही थ्योरी एक्सेप्ट कर ली जाएगी। अब जैसे कि अल्फ्रेड वैगनर साहब ने बताया था कि भैया जो कॉन्टिनेंट हैं वो क्या कर रहे हैं, वो एक्सपेंड कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, ये चीज़ तो एक्सेप्ट हो गई। बट उन्होंने बताया कि ये कॉन्टिनेंट जो है वो उसमें स्प्लिट कैसे हो रहा है, वो टूट कैसे रहे हैं। तो उसके पीछे जो उन्होंने रीज़न दिया भाई, वो एक्सेप्टेबल नहीं था। वो एक्सेप्टेबल इसलिए नहीं था क्योंकि उन्होंने बताया टाइडल फोर्स है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। तो वो सब चीज़ों पे हम लोग पर्याप्त चर्चा कर चुके हैं, तो उस पर चर्चा इस टॉपिक पे नहीं करने हैं। ठीक है, तो उनकी वो चीज़ें नकार दी गई। दूसरी जो आर्थर होम्स लेके आए, कन्वेक्शन करंट थ्योरी, तो ये भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी एक्सेप्टेबल है। हाँ, उन्होंने रीज़न भी दिए कि भैया ऐसा मेंटल में ऐसी कुछ साइकिल्स हैं जो चलती हैं, जो प्लेटों को पास लाती हैं, प्लेटों को दूर लेके जाती हैं। बिल्कुल सही बात थी। बट प्रश्न ये उठता है कि भैया तुम हमको बताओ कि भैया माउंटेन कैसे बने। उनके पास कोई जवाब नहीं। अर्थक्वेक, कोई जवाब नहीं। ज्वालामुखी, कोई जवाब नहीं। ये सब कैसे रिएक्शंस कैसे हो रही हैं, लैंडफॉर्म्स कैसे क्रिएट हो रहे हैं, कोई जवाब नहीं था। ठीक, अब बात आई कि हैरी हेस एक ज्योग्राफर आए 1961 में, ये अपनी एक थ्योरी लेके आएंगे जिसका नाम है सागर अधस्थल विस्तार सिद्धांत। अब भैया ये भी कुछ अपनी थ्योरीज देंगे, तो उनके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ लेंगे। अब देखो, एक छोटी सी चीज़ मन में ऐसा जिज्ञासा आती होगी, यार सी फ्लोर की बात हो रही है, सागर अधस्थल की बात हो रही है, सी फ्लोर का मतलब क्या होता है। सी फ्लोर का मतलब होता है कि जैसे कोई भी हमारा समुद्र है, तो ऐसा ओशियंस होते हैं। तो एक ओशियन की वो लिमिट जहाँ पर ओशियन समाप्त हो जाते हैं, जहाँ पर अगर आप इस पानी में ऐसे डुबकी लगाएंगे और अंदर जाने की कोशिश करेंगे, तो वो लास्ट पॉइंट जहां पर आप धरातल पे खड़े हो जाएंगे। धरातल का मतलब है समुद्र का धरातल, ओशियन का जो बेस है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सी फ्लोर। अब सी फ्लोर स्प्रेडिंग, स्प्रेडिंग माने क्या, विस्तार, एक्सपेंशन। बोल रहे हैं कि भैया जो सी फ्लोर है वो विस्तृत हो रहा है। अब जब वो विस्तृत हो रहा है, तो वो क्या कर रहा है, कैसे विस्तृत हो रहा है। तो ये बेसिकली थ्योरी जो है वो इस चीज़ को एक्सप्लेन करेगी कि भाई सी फ्लोर जो है वो स्प्रेडिंग इसके अंदर कैसे हो रही है। ठीक है, खैर यहाँ तक तो बाद में बात आएगी। सबसे बड़ी बात तो यही आती है कि भाई अभी तक तो हम लोग कॉन्टिनेंट्स की बात कर रहे थे, अभी पेंजिया, पेंथलासा, ये सारी चीज़ें थी, एकदम से सी फ्लोर कैसे आ गया भाई, हम समंदर के अंदर कैसे चले गए, है ना। तो मन में जिज्ञासा उठती है। तो जब मन में जिज्ञासा उठती तो एनसीईआरटी ने इस टॉपिक की शुरुआत कुछ ऐसे कर रखी है कि भाई एक वर्ड यूज करा है उन्होंने, सी फ्लोर मैपिंग। ठीक है, सागर अधस्थल का मानचित्रण। मैपिंग का मतलब क्या होता है, मानचित्रण। ठीक है, मैपिंग का सीधा सा मतलब है कि भैया जैसे वर्ल्ड में मैप बनाते हैं, तो मैप से हमें एक ओवरव्यू मिल जाता है, एक ब्लूप्रिंट मिल जाता है किसी भी चीज का। तो सेम एज इट इज सी फ्लोर की मैपिंग का मतलब है कि सी फ्लोर की मैपिंग कर दी गई। इस फ्लोर पे जो बंदा गया, इसने सब कुछ वहां पर जो जो चीजें थी वो सब उठा के और उसको मैप के फॉर्म में उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया। अब क्या था अंदर,
देखो ये प्रश्न कहाँ से उठता है, ये प्रश्न यहाँ से उठता है कि जैसे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि पोस्ट वॉर पीरियड, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात कर रहे हैं बेसिकली। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमको क्या पता है कि यार देखो सेकेंड वर्ल्ड वॉर कोई भी हुआ, फर्स्ट हुआ सेकेंड हुआ, तो उनमें एक ना एक रीजन, सबसे बड़ा रीजन रहा था मिलिटराइजेशन, यानी कि अपनी जो डिफेंस है उसको किस तरीके से आप उसका विस्तार कर सकते हैं, उसका मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्म्स एंड वेपन्स, ये कैसे कर सकते हैं। यूरोपियन कंट्रीज में आपस में होड़ क्या लगी है कि भैया हम तुमसे ज्यादा शक्तिशाली हैं। किस टर्म्स में, हमारे पास ये वेपन है, देखो हमारे पास जो मिसाइल है वो इतनी दूर मार करती है, हमारे पास ऐसी मशीन गन्स हैं, तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास टैंक्स हैं, हमारे पास मतलब हमारे पास टैंक्स हैं और टैंक की जो रेंज है वो इतनी है, आपके पास जो टैंक है उसकी रेंज बताइए। तो इसको बड़ा गौरवमय फील करा जा रहा है, कोई भी देश की जो होते हैं ना ग्लोरी, इसको ग्लोरीफाई करके न्यूज़पेपर्स मैगजीन्स में पब्लिश करा जा रहा है कि भैया ये फलाना जो यूरोपियन कंट्री है तो देखो ये कितना गौरवशाली देश है। क्यों? क्योंकि इसके पास आधुनिक जो है वो हथियार हैं, आधुनिक मिलिट्री है इसकी, ठीक है, इसका बजट मिलिट्री का इतना है। तो जब कभी ऐसा आइडियोलॉजी कभी देशों में विकसित होगी तो इसका परिणाम क्या होगा? परिणाम होगा भाई युद्ध। क्योंकि केवल पेपर में छाप देने से कि मेरे पास इतने हथियार हैं, ये हथियार, अब जब हर कंट्री एक दूसरे को दबाने की कोशिश करेगा तो उसका परिणाम युद्ध ही होगा। तो उसी दौरान, इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, एक नए टाइप का जो ऑब्जेक्ट था वो डिज़ाइन करा गया, उसका नाम था सबमरीन। सबमरीन आपने देखी होगी, ठीक है ना। तो सबमरीन क्या होती है? समुद्र के अंदर जाके और दूसरे के जो शिप्स होते हैं, जो एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं, उनको ध्वस्त करना, उनको डिस्ट्रॉय कर देना, ये उसका प्राइमरी काम होता है। बट यहाँ पर क्या था कि सबमरीन बनाई किस लिए गई थी? बेसिकली बनाई गई थी अटैक करने के लिए, है ना, आक्रमण के लिए। बट यहाँ पर उसका साइंस में भी थोड़ा सा यूरोपियन कंट्रीज ने यूज़ करा और सबमरीन की हेल्प से वो लोग पहुँचे कहाँ पर? एक्सप्लोर करने, किसको? सी को, हमारे जो ओशियंस हैं उसको एक्सप्लोर करने पहुँचे। एक्सप्लोर करने से पहले आदमी ने सोचा भाई वहाँ क्या ही मिलेगा हमको। उनका ये मानना था कि जो सी का फ्लोर होगा, सारे लैंडफॉर्म्स हैं कहाँ पर हैं? सारे लैंडफॉर्म्स हमारे कॉन्टिनेंट पे हैं, हमारे महाद्वीप पे हैं, हमारे स्थल मंडल पे हैं। भाई हमने देखा पर्वत, बड़े बड़े माउंट एवरेस्ट पर्वत देखा, हमने ग्लेशियर्स देखे, हमने पठार देखे, हमने ज्वालामुखी देखा, तो हमने इतनी सारी चीज़ें, रिफ्ट वैली देख ली, भ्रंश घाटियाँ देख ली, सारी चीज़ें देख ली, जलप्रपात देख लिए। तो अब हमें, और ये सारे लैंडफॉर्म्स के बारे में हमारा सोचना था कि भैया ये सब मिलेगा कहाँ पर? कॉन्टिनेंट पे। ओशियन के अंदर तो कुछ भी नहीं मिल रहा है, वहाँ पे मछली और यही सब चीज़ें मिल रही हैं। ज़्यादा से ज़्यादा एक हमें बायोडाइवर्सिटी मिल सकती है, किस चीज़ की? ये जो पेड़ पौधे हैं वो मिल सकते हैं। मगर किसी ने सोचा नहीं था कि क्या लैंडफॉर्म भी समुद्र के अंदर मिल सकते हैं। तो भाई वो सबमरीन से एंटर करते हैं ओशियंस में। अब जब सबमरीन से ओशियंस में एंटर करते हैं तो वो क्या देखते हैं कि वहाँ पर एक विशाल काय ज्वालामुखी भी है। भाई सब आश्चर्यचकित रह जाते हैं, ये कैसे पॉसिबल है? भाई समंदर के अंदर लावा का उद्गार, मैग्मा का उद्गार हो रहा है। उन्होंने पर्वत देखे वहां पर, उन्होंने एक पर्वत देखा जिसका जो पीक था जैसे शंकुआकार, कोन ना हो के ऐसा फ्लैट है, इस टाइप का भी एक लैंडफॉर्म देखा वहां पर। उन्होंने लैंडफॉर्म देखे, उन्होंने देखी क्या? एक तो समंदर वैसे भी इतना गहरा, पैसिफिक ओशन इतना गहरा, और समंदर के जब फ्लोर पे पहुंचे, समंदर के जब बेस पे पहुंचे, उन्होंने देखा वहां पर एक खाई नाम की चीज दिख रही है। इसी को क्या नाम दे रहे हैं वो? इसी को क्या नाम दे रहे हैं? इसी को नाम दे रहे हैं ट्रेंच। ट्रेंच की हिंदी क्या है? गर्त या खाई, ट्रेंच। और सबसे शॉकिंग न्यूज तो तब पता चल रही है कि सबसे स्थल मंडल पे सबसे ऊंची चीज कौन सी है भाई? माउंट एवरेस्ट। अब एवरेस्ट की अगर अप्रोक्सीमेटली जो हाइट देखी जाए वो कितनी है? 8 किलोमीटर्स वर्टिकली, 7 अप्रोक्सीमेटली 8 किलोमीटर्स। अब क्या है, ये गर्त देखा गया तो गर्त जो था वो इससे भी आगे निकल गया, इसका भी रिकॉर्ड टूट गया कि भाई समंदर के अंदर जो गर्त है ना, जो ट्रेंचेस हैं, वो स्थल मंडल पे माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचे हैं। ऊंचे का मतलब गहरे हैं। जैसे मैरियाना ट्रेंच का नाम सुना होगा, यूपीएससी ने मैरियाना ट्रेंच की लोकेशन पे, स्पेसिफिक लोकेशन पे प्रश्न पूछा था, ठीक है। तो ट्रेंचेस के बारे में पता चला पहली बार, तो इनको नाम दिया गया, ट्रेंच है वो। यहाँ पे एक स्थलाकृति देखी जा रही है कि समंदर है, ये समंदर के बीच में एक स्थलाकृति देखी गई, ऐसे करके ऐसे बहुत सारे बड़े एरिया में ऐसे ऐसे क्रैक डेवलप थे। क्रैक, ये आपने एनसीईआरटी में देखा भी होगा ऐसा डिजाइन। और यहाँ पे मैग्मा बाहर आ रहा था, इतनी जगह से मैग्मा बाहर आ रहा था। इसको नाम दिया गया क्या? मिड ओशनिक रिजेस। मिड ओशनिक रिजेस, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? मिड का मतलब मध्य, ओशियन मतलब महासागरीय, और रिजेस मतलब कटक।
तो पहली बार अभी हम सब जानेंगे, मैं आपको जब ये लेक्चर ख़त्म करूँगा मैं आपको मिड ओशनिक रिजेस, ट्रेंचेस, सब चीज़ें इतने अच्छे से पढ़ा दूंगा कि आप जीवन में कभी नहीं भूलेंगे कि ट्रेंचेस कैसे बने या मिड ओशनिक रीजन कैसे बने, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। अभी केवल आप इंट्रोडक्शन देखिए। तो ये एक लैंडफॉर्म दिख रहा है। अब पूरे चैप्टर में मिड ओशनिक रिजेस को MOR लिखूंगा शॉर्टकट में, तो पहले से बता दे रहा हूँ इतना बड़ा नाम लिखना पॉसिबल नहीं है, तो MOR समझ जाइएगा कि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, कि मध्य महासागरी कटक की बात हो रही है, ठीक है ना। ट्रेंचेस को गर्त बोल रहे हैं। यहां पर एक माउंटेन मिल रहा है जो ऐसा, जिसका पीक जो है वो फ्लैट है, इसको क्या बोल रहे हैं, इसको गायोट बोल रहे हैं, GUYOT, गायोट, एक नया टाइप का। जो समुद्र के पहाड़ हैं उसको क्या बोल रहे हैं, सी माउंट बोल रहे हैं। इनको क्या बोल रहे हैं, समुद्री पहाड़। इसकी हिंदी क्या है, समुद्री पहाड़। गायोट की हिंदी को गायोटी बोलते हैं। इसके अलावा तो मुझे पता नहीं है, आपको पता लगे तो अच्छा है, कमेंट करके बताइएगा मुझे भी। तो सी माउंट को बोल रहे हैं समुद्री पहाड़, ठीक है। ट्रेंचेस को बोल रहे हैं गर्त। तो ये सारे लैंडफॉर्म देखने को मिल रहा है हमें ओशियंस में, जिसका कोई हमें उम्मीद नहीं थी कि भाई समंदर के अंदर क्या ही मिलेगा देखने के लिए। वहां तो पूरा फ्लैट होगा, ज़्यादातर मछलियां मिलेंगी, डिफरेंट टाइप की, आप मछली देख लो, ये देख लो, वो देख लो, ठीक है। बट वहां पर पूरे लैंडफॉर्म है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि इन लैंडफॉर्म की जो डाइवर्सिटी है, इनकी जो विविधता है, वो ओशियंस में कहीं ज़्यादा है। कॉन्टिनेंट पे तो है ही सारे, आपको इतने सारे लैंडफॉर्म देखने को मिलेंगे, स्थलाकृतियां, बट जब हम ओशियन में जाके हम लोग स्थलाकृतियां देख रहे हैं तो वहां पे और भी ज्यादा डाइवर्सिफाइड स्थलाकृतियां मिल रही हैं। तो जब ये सारी चीजें हमें समुद्र के अंदर मिल रही हैं, और यही सारी चीजें हमें इनमें से कुछ, मतलब ये चीजों का मतलब है यही लैंडफॉर्म्स जो हैं वो हमें कॉन्टिनेंट पे भी देखने को मिल रहे हैं। तो जब हम कॉन्टिनेंट पे इन सारे लैंडफॉर्म्स की उत्पत्ति कैसे हुई इसका प्रश्न ढूंढ रहे हैं, तो क्यों ना समुद्र के अंदर इन सब लैंडफॉर्म्स की उत्पत्ति कैसे हुई इसका भी प्रश्न का उत्तर हम सर्च करें। तो इसी खोज की वजह से दिमाग जाता है कि सी फ्लोर के ऊपर। तब पहले जोग्राफर आएंगे हेनरी हेस, वो इस चीज में अपना, इस एरिया में अपना रिसर्च और अपना एक्सप्लोरेशन करेंगे और अपनी एक थ्योरी देंगे जिसी को बोलते हैं सागर अधस्थल विस्तार सिद्धांत, ठीक है। अगर ये सी फ्लोर जो मैपिंग थी वो यही थी कि अंदर जाके हर एक चीज को मैप करना, पहचानना कि क्या है क्या नहीं। अब देखो ये जो सी के लैंडफॉर्म्स है ना, ये आगे आने वाले चैप्टर में जब हम लोग समुद्र के बारे में, ओशियंस के बारे में पढ़ रहे होंगे, अभी आगे वाला चैप्टर है, चैप्टर 13 है आई थिंक NCERT का, तो उसमें हम लोग एक एक लैंडफॉर्म को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अभी के लिए हमको कुछ लैंडफॉर्म जैसे मिड ओशनिक रिजेस हो गए, है ना, ट्रेंचेस हो गए, ये जानना जरूरी था, तो हमने ये सब आपको बता दिए। इसी का आगे हेल्प होगा जब हम लोग प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये था इस थ्योरी का थोड़ा सा बैकग्राउंड। आई होप आपको ये सब चीजें क्लियर हो रही होंगी। तो अब आप NCERT में इसका सी फ्लोर मैपिंग वाली हेडिंग पढ़ेंगे तो आपको बहुत चीजें जो हैं वो समझ में आने लग जाएंगी, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मैंने तुमसे बोला कि भैया सबमरीन के थ्रू सर्च ऑपरेशन करा गया। किसका सर्च ऑपरेशन, ओशियंस के अंदर का। ये केवल सर्च ऑपरेशन ऐसा नहीं था कि गए भैया ट्रेंचेस की फोटो ली, मिड ओशनिक रिजेस की फोटो ली और लेके वापस चले आए, नहीं। वहां पर गए और वहां पे जो रॉक्स थी, वहां की जो चट्टानें थी, जो ट्रेंचेस के पास चट्टानें थी, जो रिजेस के पास चट्टानें थी, जो गायोट की चट्टानें थी, ये सब रॉक्स का अध्ययन हुआ प्रॉपर उस टाइम पे, ठीक है। उस टाइम पे जब इन रॉक्स का अध्ययन हुआ तो कुछ कंक्लूजन निकाले गए, कुछ निष्कर्ष निकाले गए। अब उन निष्कर्ष का प्रूफ जो है वो देंगे हैरी हेस, ठीक है। देखो अगर तुम्हें ये निष्कर्ष समझ में आते हैं, NCERT में एक एक लाइन में ये चीजें समझा दी गई हैं, मैं तुम्हें बता रहा हूं, गारंटी है कि अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो ये ऐसा हो नहीं सकता कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी से ये स्टेटमेंट ना पूछी जाए, और ये स्टेटमेंट के फॉर्म में ही आएंगे। इनसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बनते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मतलब है 4 ऑप्शंस नहीं बनेंगे। 4 ऑप्शंस का मतलब कोई फ्लैट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इसमें पूछा जाएगा स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2। अब पूछा जाएगा स्टेटमेंट कौन सा स्टेटमेंट सही है, 1, 2 की 1 बोथ आर रॉन्ग या बोथ आर ट्रू, ठीक है ना। तो इस तरीके से तो आपको बेसिक से इसको पढ़ना पड़ेगा। और प्लस चूंकि ये टॉपिक क्या है, पूरा मेंस का टॉपिक है, तो मेंस में आप क्या लिखोगे, तथ्यात्मक चीजें वो भी समझ लो। तो उसके लिए हमको ये सब निष्कर्ष जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला कंक्लूजन क्या निकाला गया जब समंदर के अंदर गए और वहां की जो चट्टानें थी उनका रिसर्च करा गया, तो उसमें सबसे पहला कंक्लूजन जो निकला, सबसे पहला निष्कर्ष पे हम लोग ये पहुंचे कि भाई एज ऑफ continental rocks is greater than
एज ऑफ ओशनिक रॉक्स। इसका क्या मतलब है? सीधा सा मतलब है कि भाई कॉन्टिनेंट का मतलब क्या है? महाद्वीप। अब महाद्वीप पे तो काफी समय से रिसर्च चल रहा था, अल्फ्रेड वैगनर के टाइम से रिसर्च चल रहा है। तो वहां पे जो चट्टाने हैं उसकी हम लोग, जैसे हमने बात करी थी रेडियोमेट्रिक जो डेटिंग थी, उससे भी हमने चट्टानों की आयु निकाली, 200 करोड़ वर्ष पुरानी चट्टानों की आयु निकली। ठीक है, तो हम कॉन्टिनेंट की जो रॉक्स थे, कॉन्टिनेंट की जो चट्टाने थी, महाद्वीप के जो चट्टाने थी, उसकी जो एज थी वो तो हम लोग पहले से फाइंड आउट करके रखे हुए थे। जब हम लोग सबमरीन के थ्रू हम लोगों ने एक्सप्लोरेशन करा ओशियंस का, तो हमने जो ओशनिक रॉक्स थी उनकी भी एज फाइंड आउट करी कि भाई रेडियो डेटिंग मेथड से इनकी एज पता लगाई जाए कि ये कितनी पुरानी है। तो हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन पता चला कि भैया जो एज जो रॉक है कॉन्टिनेंट पे वो ज्यादा पुरानी है किससे? समुद्र के अंदर की रॉक से। ठीक है, अगर इसका जो वर्ष है वो 200 होगा तो इसका 190 होगा, 180 होगा, 170 होगा, कुछ भी हो सकता है, बट 200 से ज्यादा नहीं होगा। इसका मतलब है कि जो ओशनिक, इसको दूसरी तरीके से बोला जाए कि जो समुद्र की चट्टाने हैं, जो ओशनिक रॉक्स हैं, महासागरी जो चट्टाने हैं, वो नवीनतम है। किसके कंपैरिजन में नवीन है? और कॉन्टिनेंटल के कंपैरिजन में ये यंग हैं, ये काफी ओल्डर रॉक्स हैं। ठीक है, तो ये था हमारा पहला कंक्लूजन। सेकंड कंक्लूजन हमने क्या निकाला, सेकंड निष्कर्ष क्या निकाला कि भाई जो मिड ओशनिक रिज था, जो अभी मैंने आपको मिड ओशनिक रिज बताया, मिड ओशनिक रिज जो होता है ये समुद्र के अंदर एक ऐसा एरिया जहां पर प्लेटें जो हैं एक दूसरे से दूर जाती हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जहां पर जो प्लेट्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं? डाइवर्ज हो जाती हैं, एक दूसरे से दूर चली जाती हैं, दूर चली जाती हैं प्लेट्स। तो जब प्लेट्स, एक प्लेट इधर चली जाएगी, दूसरी प्लेट इधर चली जाएगी, तो मेरे भाई बीच में गैप हो जाएगा। इसी गैप में क्या होगा कि जो मैग्मा है वो निकलेगा। तो इस ऐसे लैंडफॉर्म को हम लोग बोलते हैं क्या? दिस इज कॉल्ड मिड ओशनिक रिज या मध्य महासागरी कटक। तो इसके बारे में अभी हम लोग सब जानेंगे। बस अभी आप ये समझिए कि जो मिड ओशनिक रिज था, इसमें एक कंक्लूजन निकला, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन मैं यहां पे लिख भी दे रहा हूं। ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये आपके समझ में आ गया तो वारे न्यारे हैं आपके। ठीक है, मिड ओशनिक रिज जो होता है, ये जो मिड ओशनिक रिज है, इसके पास जो रॉक्स मिलती हैं, ठीक है, मिड ओशनिक के पास जो रॉक्स मिलती हैं उनकी एज जो होती है वो कैसी है? अगर बात करें असेंडिंग ऑर्डर में है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है कि फॉर एग्जांपल देखो, इसी के एग्जांपल को समझो ध्यान से कि यहां पर ये पूरा सी का फ्लोर है और ये एक मिड ओशनिक रिज है। हमको पता चल गया क्योंकि यहां पर प्लेट इधर मूव करी है, वो प्लेट इधर मूव करी है, बीच में जगह हो गई, तो यहां पर मैग्मा निकला, मैग्मा से ये मैग्मा का उद्गार हो गया। तो ऐसा लोकेशन को बोलते हैं मिड ओशनिक रिज। मिड ओशनिक रिज के पास की बात करो तो भाई एक रॉक है इसके पास, यहां पे एक रॉक है, यहां पे इसको नाम दे देते हैं, ये है एक्स, ये है वाई, ये है जेड। हमने रॉक्स के नाम दे दिए। यहां पे चट्टाने हैं, ये कुछ पत्थर पड़े हुए हैं, पत्थर समझ जाओ। तो जो एक्स की एज होगी, एक्स इन सब में सबसे यंग होगा, सबसे कम उम्र वाला होगा, जो अभी न्यूली बॉर्न बेबी है। वाई इससे सीनियर है और जेड सबसे सुपर सीनियर है। ये जैसे जैसे तुम मिड ओशनिक रिज से दूर जाते जाओगे तो जो एज है वो क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी। मिड ओशनिक रिज से दूर जाएंगे तो एज क्या है? एज इंक्रीज होगी। अगर मिड ओशनिक रिज के पास आएंगे तो एज क्या है? एज कम होगी। ठीक है, कहने का मतलब है कि मिड ओशनिक रिज के दोनों साइड की बात कर रहा हूं मैं, है ना। यहां फॉर एग्जांपल रॉक है ए बी सी डी, ऐसे कोई रॉक है, तो अगर ए की बात करेंगे तो ए यंगर है, बी की बात करेंगे तो बी ए से ज्यादा ओल्डर है, सी उससे ज्यादा ओल्डर है, डी एकदम सुपर सीनियर है। ठीक है, तो जैसे जैसे तुम मिड ओशनिक रिज से दूर जाओगे, जैसे जैसे तुम दूर जाओगे, तुम्हें रॉक्स ज्यादा एज के मिलेंगे। ठीक है, वो पुराने ओल्डर रॉक्स मिलेंगे। जैसे जैसे तुम मिड ओशनिक रिज के पास आओगे, तुम्हें न्यूली फॉर्म्ड रॉक्स मिलेंगे यहां पे। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, इसको याद रखना। ठीक है, थर्ड
कंक्लूजन क्या निकला, ये भी, इसका भी रिलेशन किससे था, मिड ओशनिक रिज से था, कि मिड ओशनिक रिज के पास जो रॉक्स हैं, मिड ओशनिक रिज के पास जो रॉक्स हैं, इसके दोनों तरफ, मतलब बोथ साइड, ठीक है, वो रॉक्स जो मिड ओशनिक रिज के दोनों साइड हैं, इस साइड भी इस साइड भी, अगर वो इफ उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो सेम डिस्टेंस पे है, डिस्टेंस कैसी रहती है, सेम रहती है दोनों साइड की, तो कुछ चीजें यहां लिख रहा हूं, ध्यान देना, बड़ा से मैं लिख देता हूं, एज, कॉम्पोजिशन, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ये 3 एट्रीब्यूट्स हैं, ये 3 गुण हैं जो उन रॉक्स के अंदर समान मिलेंगे। देखो ये तो स्टेटमेंट हो गया, इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। ये मिड ओशनिक रिज है, एक एग्जांपल के तौर पे देखना ध्यान से, कि जैसे मान लो ये कोई रॉक है B और ये कोई रॉक है X, मिड ओशनिक रिज के दोनों तरफ, बोथ साइड, सेम डिस्टेंस पे, मिड ओशनिक रिज के दोनों तरफ, इस तरफ भी उस तरफ भी सेम डिस्टेंस, फॉर एग्जांपल कि इस रॉक की जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है और इसकी भी डिस्टेंस क्या है, 1 मीटर है। अगर मिड ओशनिक रिज के दोनों तरफ 1-1 मीटर की डिस्टेंस पे, 1-1 मीटर की डिस्टेंस सेम है दोनों तरफ की, अगर डिस्टेंस सेम होती है तो x की एज इज इक्वल्स टू b की एज, कॉम्पोजिशन ऑफ x इज इक्वल्स टू कॉम्पोजिशन ऑफ b, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होल्ड बाई x इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होल्ड बाई b। ये तीनों ही जो प्रॉपर्टीज हैं ये x और b दोनों रॉक्स की सेम होंगी, ठीक है। अब मिड ओशनिक रिज से 2-2 मीटर की डिस्टेंस ले लो, इधर भी 2 मीटर, इधर भी 2 मीटर, तो यहां पर एक रॉक है उसका नाम है y, इधर एक रॉक है उसका नाम है b। अब y और b तभी सेम होंगे, सेम का मतलब है इनकी एज सेम हो सकती है, इनके कॉम्पोजिशन का मतलब होता है जिनसे मिलके ये बने हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर y बसाल्ट है, एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, y अगर बसाल्ट है तो b भी बसाल्ट होगा, अगर y ग्रेनाइट है तो b भी ग्रेनाइट होगा, y एंडेसाइट है तो b भी एंडेसाइट होगा। तो ये है कॉम्पोजिशन, उनके अंदर का संगठन, उनकी आयु और उनका जो चुंबकीय गुण है वो सब कुछ समान होगा। कब? जब मिड ओशनिक रिज के दोनों तरफ के रॉक की जो डिस्टेंस होगी वो भी समान होगी। तो बेसिकली ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन थे जो तब निकले। अभी तो हम ओशन फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी की बात ही नहीं कर रहे हैं, यहां पे तो हैरी हेस जो है वो इन्हीं सब चीजों को प्रूव कर देगा, अपनी थ्योरी को प्रूव करने के लिए इन्हीं सब चीजों का एक्सप्लेनेशन दे देगा और वो एक्सप्लेनेशन एकदम सही होगा, ठीक है। तो बेसिकली जो मैं अभी बात कर रहा हूं कि हम लोग सबमरीन के थ्रू जब ओशियन को सर्च करने, उसके लैंडफॉर्म्स को एक्सप्लोर करने पहुंचे, तो हमने ये कंक्लूजन जो था वो ड्रॉ करा अपने रिसर्च के आधार पर कि भाई जो एज ऑफ कॉन्टिनेंट रॉक की होती है वो ज्यादा पुराने हैं, जो महाद्वीप के चट्टाने हैं, इन कंपैरिजन टू महासागरी चट्टाने, ठीक है। दूसरा था कि मिड ओशनिक रिज के जितनी पास जो चट्टान होगी, जितनी पास होगी वो उतनी यंग होगी, दूर जाते जाएंगे तो उनकी एज बढ़ती जाएगी। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन कि मिड ओशनिक रिज के दोनों तरफ अगर चट्टाने इक्वल डिस्टेंस पे हैं तो इक्वल डिस्टेंस पे जितनी चट्टाने हैं, अब देखो ये चट्टान मैंने यहाँ पे बना दी, अब हो सकता है यहाँ पर भी ऐसे चट्टाने हो, यहाँ पे अगर मैं इसको अच्छे से समझाऊँ आपको तो इस चीज़ को आपको ये समझ में आना चाहिए कि भाई इसके इधर इस डिस्टेंस पे जितनी चट्टानें मिल रही हैं, 1 मीटर की डिस्टेंस पे जितनी रॉक्स हैं, ये जो भी रॉक्स मिल रहे हैं, तो ये सारे रॉक्स की बात कर रहा हूँ। नीचे भी कोई रॉक्स मिल रहा होगा, ठीक है, नीचे भी कोई रॉक्स मिल रहे होंगे, तो ये दिस इज इक्वल्स टू दिस। और प्रॉपर्टी क्या? एज के टर्म्स में, कॉम्पोजिशन के टर्म्स में, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के टर्म्स में। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में पूरी तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन अभी यहाँ पे नहीं करूँगा, चैप्टर के आगे जब हम लोग थ्योरी पढ़ लेंगे उसके बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्या चीज़ है। ये एक डिफरेंट चीज़, यहाँ पे पोलैरिटी, जिसका ध्रुवण एनसीईआरटी में जो वर्ड यूज़ है मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, आप कभी नहीं भूलेंगे। बट अभी इसको ये समझते जाइए कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का मतलब है कि हर पदार्थ जो है, हर जो रॉक है, उसकी अपनी एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, अपना एक चुंबकीय गुण होता है। या तो वो नॉर्थ पोल की तरफ डायरेक्टेड होती है या वो साउथ पोल की तरफ डायरेक्टेड होती है। तो ये गुण उसमें कैसे डेवलप होता है, तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे।
ठीक है, अभी फिलहाल ये जान लीजिए कि ये जो 3 प्रॉपर्टीज हैं ये हमें जानना बहुत जरूरी है। तो ये मैंने 3 कंक्लूजन जो थे वो आपके सामने लिखे। चौथा कंक्लूजन एक एनसीईआरटी में ये भी गिवन है कि जो हमको पता है, जैसे हमने अर्थक्वेक में पढ़ा था, अर्थक्वेक के जो टाइप्स थे तो हमने उसको 2 पार्ट में क्लासीफाई करा था। एक तो था कि बेस्ड ऑन ओरिजिन ऑफ फोकस, डेप्थ ऑफ फोकस। तो हमको पता था कि 70 किलोमीटर अगर डेप्थ में कोई फोकस बना है, फोकस का मतलब होता है भूकंप मूल, जहां पे भूकंप उत्पन्न होता है। तो अगर फोकस की डेप्थ जो है वो 70 किलोमीटर है तो उसको हम लोग बोलते हैं शैलो फोकाई या छिछले उद्गम केंद्र के भूकंप। ठीक है, तो शैलो फोकाई भूकंप होते हैं। जो ट्रेंचेस होते थे, ट्रेंचेस का मतलब क्या होता है, ये खाइयां। हमेशा याद रखिएगा कि जो ट्रेंच होते हैं इसमें हमेशा गहरे उद्गम केंद्र के भूकंप आते हैं, यानी कि डीप फोकाई, डीप फोकस या डीप फोकाई जो भी आप कहते हो। ठीक है, हमेशा। और ये कहां पर आते हैं? ट्रेंचेस में। ट्रेंच की बात कर रहे हैं, गर्त की बात कर रहे हैं, खाई की बात कर रहे हैं। ये एक फैक्ट है, इसको समझिए। जो गर्त होता है उसमें हमेशा गहरे उद्गम केंद्र के भूकंप आते हैं। गहरे का मतलब है कि इनकी जो डेप्थ होगी वो कितनी होगी? 300 किलोमीटर पृथ्वी के अंदर, सरफेस से 300 किलोमीटर पे कहीं पे भूकंप मूल होगा, वहां से अर्थक्वेक जनरेट होता होगा। मगर जब भी हम लोग मिड ओशनिक रिज की बात करते हैं, ये स्पेशलिटी है इसकी, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मिड ओशनिक रीजन में हमेशा याद रखिएगा कि शैलो फोकाई के भूकंप आते हैं। शैलो का मतलब है कि छिछले, छिछले का मतलब छिछले उद्गम केंद्र के भूकंप आते हैं। इनकी जो डेप्थ होती है वो होती है हार्डली कितनी? 70 किलोमीटर तक की। ठीक है, तो ये मिड ओशनिक रीजन की खास बात होती है, जैसा एनसीईआरटी में एक फैक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये था वो कंक्लूजन जो हमें इस थ्योरी से पहले पढ़ना था, जो हमारी एनसीईआरटी में गिवन था। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, इस लेक्चर को बार बार रिपीट करिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो वो सुनिए जो मैं बोल रहा हूँ। अगर फिर भी दिक्कत होती है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। ठीक है, तो अगला जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे तो हम लोग जाएंगे किसमें? अपनी सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी पे। ठीक है, थैंक यू।